ओके, यहाँ पर देखेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। जो यहाँ पर चुंबकन तीव्रता थी किसकी, पदार्थ की, बात समझ में आ रही है। पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता आई थी किसके समानुपाती है, एच के। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था उसकी क्षमता, कौन सी क्षमता, पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, उसके समानुपाती। बात समझ में आ रही। अच्छा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो यहाँ एक कांस्टेंट आया काई एम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो काई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गया था, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं। ओके, अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। इन दोनों में रिलेशन बेटा। म्यू आर क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता, क्या है बेटा, और काई एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या है बेटा। तो इन दोनों में हम लोग संबंध देखेंगे। हेडिंग बनाओ, ध्यान देना बेटा। हम सभी जानते हैं लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा, तो बोलेंगे v अपॉन म्यू नॉट माइनस आई बराबर h। ये तो हम जानते हैं, बोलो, ये v अपॉन म्यू नॉट माइनस आई बराबर h। बात समझ में आ रही ना। ओके, यहाँ से i माइनस में उधर जाएगा तो v अपॉन म्यू नॉट बराबर h प्लस आई। बताओ कोई दिक्कत, म्यू नॉट यहाँ भाग में बेटा उधर जाएगा तो b बराबर म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज आप जानते हो, क्या, यहाँ से एक तो म्यू बराबर बी बाई एच आप जानते हो, म्यू बराबर, और दूसरा काई एम बराबर आई अपान एच। यहाँ दोनों से हम लोग b और i की वैल्यू निकालते हैं। देखो म्यू बराबर b अपान एच, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है बेटा, अगर हम यहाँ से b के लिए सॉल्व करें तो b बराबर क्या होगा, h भाग में इधर जाएगा म्यू इंटू एच, यही तो आएगा। एंड हम लोग अभी देखेंगे काई एम इज इक्वल टू आई अपान एच, तो यहाँ से लिखेंगे काई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच। अच्छा, यहाँ अगर हम आई के लिए सॉल्व करें, बिल्कुल सही, इधर एच का गुणा हो जाएगा जाके, तो काई एम इंटू ये हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट करना बेटा इसमें, क्या चीज़, चलो वैल्यू रखें, ठीक है। तो बी की जगह क्या लिखेंगे बेटा, म्यू इंटू एच बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई की जगह पर काई एम इंटू एच। अगला स्टेप देखना बेटा, म्यू एच बराबर म्यू नॉट, एच कॉमन कर सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा काई एम, एच तो गया ना, इस एच से एच क्या होगा, और म्यू नॉट क्या है यहाँ गुणे में इधर जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर 1 प्लस काई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। बट हम लोग पढ़े हैं म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी कि पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात। बात समझ में आ रही है। अभी हम लोग कल ही पढ़े हैं, देखना बेटा, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बटे निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट किसके बराबर है, म्यू आर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू बटे म्यू आर की जगह, म्यू बटे म्यू नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, म्यू, तो लिख देंगे ये, इसलिए म्यू आर बराबर 1 प्लस आई, ये इन दोनों में रिलेशन होगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत,
ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा रिलेशन, बस क्लियर है। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे पढ़ें। जल्दी नोट करो, ध्यान देना बेटा। फैराडे ने विभिन्न पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा और देखा कि उन सब का व्यवहार भिन्न भिन्न तरीके से था। बात समझ आ रही है? तो उनके व्यवहार के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। चुंबकीय पदार्थ को क्या किया? 3 भागों में बांट दिया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। अभी के लिए आप पढ़ रहे हो, बात समझ आ रही है? हायर एजुकेशन में और भी पढ़ोगे। तो मुख्य रूप से उन्होंने क्या किया? 3 भागों में बांट दिया। उसी का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हेडिंग बनाइए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ substances on the basis of magnetic behavior। ये हेडिंग बनाना बेटा। आप लिख सकते हो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हाँ बेटा, हेडिंग बना ली, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। क्लियर? अब लिखना बंद करो बेटा, ध्यान से देखो। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस थे जो चुंबकीय पदार्थ थे उनको रदरफोर्ड ने क्या किया? 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? तो पहला देखना बेटा, नहीं बतियाओ मत, लिखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसको बोलते हैं बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको बोलते हैं बेटा अनुचुंबकीय पदार्थ। और इसको बोलते हैं बेटा, फेरो का मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ। यही 3 प्रकार थे। इनको बनाओ।
अब हम प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों का अध्ययन करने वाले हैं। क्या होता है प्रतिचुंबकीय, क्या होता है अनचुंबकीय और क्या होता है लौह चुंबकीय। तो इनको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो अलग अलग हेडिंग बना के बढ़िया से पढ़ लें, एक हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर लें। तो जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमको ज़्यादा देर तक याद रहता है कि इसमें क्या है, इसमें नहीं, उसमें नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर ले रहे हैं और 4-5-6 गुण भी लिख ले रहे हैं जो भी इनके होते हैं। वैसे इनके बहुत सारे गुण हैं, तो आप लोग पढ़ना, जो नहीं समझ में आएगा एक्स्ट्रा गुण वो बताना मुझसे, मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे इन तीनों में अंतर। चलो, तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा 3 पार्ट में अपने कॉपी को। चलो बेटा, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, तो हेडिंग बना लेंगे इसमें ऐसे करके। हाँ बेटा, कोई बात नहीं है, इसमें लिखेंगे हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और इसमें लिखेंगे बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और इसमें लिखेंगे हम लोग बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस तरीके से बात समझ में आ रही? अब एक एक चीज़ आप लोग समझते जाइए। सबसे पहले यहाँ पर देखना, अगर हम, ध्यान देना, अगर हम इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो भी लिख लो। इसको बोलते हैं बेटा प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं? अगर हम, ये प्रतिचुंबकीय हो गया, और इसको बोलते हैं अनचुंबकीय, ठीक है, और इसको बोलते हैं लौह चुंबकीय, ठीक है। आप ध्यान से समझना, अगर हम किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बात समझ में आ रही है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होता है। बात समझ आ रही है? मामूली सा मतलब तनिक सा, बहुत कम चुंबकित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको ऐसे शॉर्ट में हम लोग लिख लेंगे, क्या इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ध्यान देना, रखने पर क्षेत्र के विपरीत, ये याद रखना है आपको। क्या बेटा? क्षेत्र के, आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ याद रखने का, प्रति, बात समझ में आ रही है? प्रतिचुंबकीय याद रखना, विपरीत। तो यहाँ से याद रखेंगे, इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ये चीज़ है, मामूली का मतलब बहुत थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। इसको आप समझना कैसे? अगर हम आपको बताएं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, मान लो ये है बेटा, ध्यान से समझना,
ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। क्लियर। इसको आप बोल सकते हो कि भैया बी आउटर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, या फिर यही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, एच की। बात समझ में आ रही ना, यही डायरेक्शन किसकी होगी, एच की दिशा। अब इसमें अगर कोई आप चुंबक, कौन सा चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ रख दिए, चलो ऐसे, रख दिए, बात समझ में आ रही है। अब ये चुंबकित तो होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, यानी इसमें जो आई की डायरेक्शन होगी बेटा वो ये होगी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन उधर की ओर थी, आई की डायरेक्शन इधर की ओर। और आई आप सभी जानते हो क्या होता है, m/v, एकांक आयतन में नेट चुंबकीय आघूर्ण। तो जो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होगी वही आई की डायरेक्शन होगी। आप सभी जानते हो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, किधर से, तो जाहिर सी बात है ये वाला पोल कौन सा होगा, और ये वाला इसका। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जनरेट है वो आप जानते हो इधर क्या है, नॉर्थ, और इधर, तो देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो साउथ से, ये नॉर्थ से साउथ की ओर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होंगी, बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, तो उसके ठीक विपरीत दिशा में ये चुंबकित हो जाती है। ये बात समझ में आ गई, ओके बेटा। अब देखना, ऐसे इसको ही पढ़ लीजिए आप इधर। अगर हम इधर की बात करें तो सेम चीज, थोड़ा सा भी इसमें परिवर्तन कर दे रहे हैं बस। समझना बेटा, बस इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ये भी बहुत तनिक सा ही चुंबकित होते हैं, लेकिन ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं और ये क्षेत्र की दिशा में होते हैं, बस ये अंतर है दोनों में। बताओ, ये बात समझ में आ रही है, क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। तो अगर ये बात है तो इसमें जो आई की डायरेक्शन होगी बेटा वो आप सब जानते हो, वेक्टर आई, वो इधर की ओर होगी। जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, साउथ, और इधर नॉर्थ। बताओ ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर हम उसकी बात करें, उसको भी देख लेते हैं। तो इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में लिखेंगे प्रबल, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब तीनों में मैं अंतर समझाता हूँ आपको, यहाँ से आपको तीनों एक साथ समझ में आएगा। अगर प्रतिचुंबकीय की बात होगी तो इसमें हम लोग जो पदार्थ रखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखेंगे अगर एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकित तो होगा बहुत कम, क्या होगा, बहुत कम चुंबकित होगा, और बहुत कम चुंबकित होगा और दिशा में विपरीत, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसकी विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये बहुत मामूली सा चुंबकित होगा लेकिन क्षेत्र की दिशा में, और अगर लौह चुंबकीय है तो प्रबल रूप से चुंबकित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, प्रबल रूप से यानी कि ज़्यादा चुंबकित होगा और क्षेत्र की दिशा में ही होगा। आप ये देखना कि इसमें और इसमें बहुत सारी अभी समानताएं देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है, सारी की सारी नहीं होंगी लेकिन आप देखोगे सामान्यता इन दोनों में सेम सेम रहेगा, जैसे एक ही दिशा में दोनों चुंबकित होते हैं। बात समझ में आ गई, ये चीज़ ओके। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। दूसरा देखना बेटा, चुंबकीय
क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। अब है आया है देखना बेटा, अगर आप प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे हो, ध्यान देना क्या बेटा, चुंबकन, मैं सही कर दे रहा हूं, अब सही है, चलो चुंबकन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना, अगर हम प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो बहुत हल्का सा क्या होगा, चुंबकित हो जाएगा। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो समाप्त, उसका चुंबकन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और सेम चीज इसमें भी होता है, इसमें भी ऐसे लिख दो, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर। यहां पर हम लोग लिखेंगे इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है। इनका चुंबकन समाप्त, अगर लौह चुंबकीय पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखे और वो चुंबकित हुआ, बात समझ में आ रही है, तो पहली बात प्रबल रूप से चुंबकित होता है, बात समझ में आ रही है। और अगर आप हटा लिए चुंबकीय क्षेत्र तो उसका चुंबकन समाप्त नहीं, बात समझ में आ रही है। ओके, तीसरा देखना बेटा, इनके समीप कोई प्रबल चुंबक लाने पर, ध्यान देना, इनके समीप कोई प्रबल चुंबक लाने पर ये तनिक, वही मामूली है ना, तनिक प्रतिकर्षित होते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उसके समीप हम लोग लेकर आएंगे एक कोई चुंबक, बात समझ में आ रही है, तो क्या होगा, अब ये बहुत थोड़ा सा चुंबकित हुआ ही है, बात समझ में आ रही है, तो इनके समीप हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई चुंबक लेकर आएंगे तो ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। अगर यही बात हम इसमें देखें अनचुंबकीय में, तो आप ध्यान से समझना, इनके समीप कोई प्रबल चुंबक लाने पर ये भी थोड़ा सा ही तनिक, बस ये क्या होंगे, आकर्षित, क्या होंगे बेटा, तनिक आकर्षित होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ध्यान देना बेटा, इनके समीप कोई चुंबक लाने पर ये तेजी से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये भी याद रखिए। अब तीनों को समझिए, इनके समीप अगर हम कोई चुंबक लाएंगे, प्रबल चुंबक, बात समझ में आ रही है, तब ये थोड़ा सा क्या होंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। और अगर अनचुंबकीय पदार्थ के समीप लाते हैं तो थोड़ा सा आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाएंगे तो तेजी से आकर्षित हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, ये डिफरेंस हो गया। और देख लेते हैं थोड़ा सा,
चलो बेटा, नहीं बतियाओ मत, नहीं तो कम समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखना, लिखेंगे इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, ध्यान देना बेटा, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति किससे लिखते हो? बात समझ में आ रही? इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम, बहुत कम। पहली बात तो कम होगी, दूसरी चीज ऋणात्मक। क्या होगी बेटा? ऋणात्मक। तथा ताप पर, किस पर? ताप पर निर्भर नहीं करती। ध्यान से समझना, अगर वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी काइयम, वो बहुत कम होता है और ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है तथा ताप पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? ओके। अगर हम बात करें अनचुंबकीय पदार्थ के लिए, तो यहां पर समझना, हाँ, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बेटा बहुत कम होती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होती है। क्या होगी बेटा? धनात्मक होगी। क्या होगी? तथा ताप पर निर्भर करती है। ये भी याद रखना, ताप पर निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करती है? तो ध्यान देना, जो काइयम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केल्विन टेम्परेचर बेटा, और इसी नियम को हम लोग बोलते हैं क्यूरी लॉ। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं? क्यूरी का नियम। बात समझ में आ रही बेटा? ये, और देखिए, अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो वहां पर देखिए आप, ये बेटा, हाँ, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। सबसे पहला अंतर क्या हुआ बेटा? अधिक होगा, और दूसरी चीज धनात्मक होगा, और ताप पर निर्भर भी करेगा, लेकिन इस सूत्र के अनुसार नहीं। यहां दो लोग होंगे, यहां पे देखना बेटा, फार्मूला निर्भर करती है काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T माइनस TC। बता रहा हूं बेटा TC क्या है। इस नियम को बोलते हैं बेटा क्यूरी 20 ला। ये नियम, ये बताओ, यहां तक आपको समझ में आया? अब ध्यान देना, TC क्या है? TC है क्यूरी टेम्परेचर। क्या है बेटा? यानी कि क्यूरी का ताप है, और ये विशेष ताप होता है। इसको मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना। अगर हम क्यूरी ताप की बात करें, क्यूरी टेम्परेचर,
तो आप बोलोगे वह ताप, क्या बेटा, जिस पर, यहां से देखना बेटा, समझना इस बात को जो लिखवाने वाला हूं। आप एक चीज बताओ, यहां पर अगर हम ताप बढ़ाएं, T का मान बढ़ाएं, एक चीज और यहां ध्यान देना कि जो T है बेटा इज ग्रेटर देन होगा TC से हमेशा, यानी जो T है वो क्यूरी ताप से क्या होगा, अधिक होगा। अगर अधिक नहीं होगा तो ऋणात्मक आ जाएगा, काई एम का मान क्या होगा, बात समझ में आ रही है, तो धनात्मक होता है। तो काई एम का मान धनात्मक तभी होगा जब T क्या होगा, ग्रेटर देन TC। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। TC क्या है, क्यूरी ताप। तो आप ये तो नियत होता है, किसी पदार्थ के लिए, विशेष पदार्थ के लिए क्या होगा, फिक्स होगा, नियत होगा। अभी मैं बताऊंगा, जैसे कोबाल्ट के लिए 1121 डिग्री सेल्सियस होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ है कोबाल्ट। निकिल के लिए 770 डिग्री सेल्सियस होता है क्यूरी टेम्परेचर, बात समझ में आ रही है। और मान लो लोहा हो गया, लोहे का 770 हो गया, निकिल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे सबका होता है, बात समझ में आ रही है। अगर केल्विन में लिखना है तो 273 जोड़ देना, क्लियर, मिल जाएगा। तो इस तरीके से टीसी क्या होगा, किसी विशेष पदार्थ के लिए फिक्स होगा यानी नियत होगा। तो बढ़ा घटा किसको सकते हो, टी को, टेम्परेचर को। मान लो टेम्परेचर टी बढ़ रहा है, टी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टी बढ़ेगा तो काई एम घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू बढ़ जाएगी, टीसी तो नियत ही है ना, तो काई एम क्या होगा, घटेगा। अब आप ताप बढ़ाते जा रहे हो, ताप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो काई एम का मान घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और अगर काई एम का मान बहुत कम हो गया, क्या हो गया, बहुत कम हो गया, धनात्मक तो रहेगा ही, क्योंकि टी क्या है, ग्रेटर देन रहेगा टीसी से, तो धनात्मक तो रहेगा ही। और काई एम का मान बहुत कम हो गया, तो अगर काई एम का मान बहुत कम है, धनात्मक है, और ताप पर इस प्रकार से निर्भर भी कर रहा है, बढ़ा रहे हो तो घट रहा है, तो कौन सा पदार्थ बन जाएगा, अनचुंबकीय पदार्थ। तो याद रखना, अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो एक ताप ऐसा मिलेगा जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ बनता है, उसी ताप को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो बात समझ में आई, एकदम क्लियर है ना। अभी 60 में लिखवा दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम ताप को फिर घटाएं, ताप को क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, तो काई एम क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब काई एम अधिक होगा और धनात्मक होगा, तो फिर अनचुंबकीय पदार्थ क्या बन जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो क्यूरी टेम्परेचर एक समझ लो बॉर्डर है अनचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के बीच में, बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ, जिस पर चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जा रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। समझना बात को, वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाएगा, क्यूरी ताप। क्यूरी ताप इसको किससे लिखते हो बेटा, तो टी सी से ताप कहलाता है। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं, एक चीज और याद रखना, अगर ताप घटाओगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो लौह चुंबकीय बन जाएगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें आपका प्रतिचुंबकीय क्या नाम है, लौह चुंबकीय पदार्थ का, जैसे आपका हो गया कोबाल्ट और फेरिक, जिसको आप लौह बोलते हो, लोहा, और निकिल, तो इन सब का के लिए टीसी, तो आप बोल सकते हो 1121 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ रही है। और फेरिक के लिए टीसी क्या होगा बेटा, 770 डिग्री सेल्सियस, और निकिल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं डाटा, बस आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ याद रखना। क्लियर बात। तो ये क्यूरी ताप है बेटा। अगर आप कोबाल्ट को 1121 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाते हो, बात समझ में आ रही है, तो ये असल में है क्या? कोबाल्ट लौह चुंबक है। क्या है बेटा? ये सारे के सारे क्या है? लौह चुंबक। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, कौन कौन लौह चुंबकीय है, कौन अनचुंबकीय, कौन प्रचुंबकीय। कम से कम 3-4 पता रहे तो कॉन्फिडेंस आता है ना। चलो, ये सब है क्या? लौह चुंबकीय। ये क्लियर। अगर 1121 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे कोबाल्ट को, तो ये क्या होगा? अनचुंबकीय में बदल जाएगा। किसमें? और अगर फेरिक यानी लोहे को 770 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे, तो ये भी अनचुंबकीय में। ऐसे आप निकल को 358 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी अनचुंबकीय में बदल जाएगा। तो क्यूरी ताप आपको एकदम क्लियर समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? ओके। और यहीं पे थोड़ा जगह बना के इनका एग्जाम्पल लिख दें, दिख रहा है ना? बस इतने में काम बन जाएगा। चलो बेटा ध्यान देना, अगर हम एग्जाम्पल लें किसके लिए? प्रतिचुंबकीय के लिए, है ना। तो ध्यान देना, आप बोल सकते हो सोना, चांदी, हीरा, तांबा, और आप लिख सकते हो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, NaCl नमक, और आप लिख सकते हो H2O इत्यादि। ये सब कौन पदार्थ है बेटा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बात समझ में आ रही है? कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। और इसको याद रखने का थोड़ा ट्रिक भी बना लो, जो आभूषण बनाने वाले हैं, है ना, जैसे सोना हो गया है, चांदी हो गया, हीरा हो गया, इन सबसे आभूषण ही तो बनते जा जाता है। ये सब कौन है? प्रतिचुंबकीय। ऐसे। अच्छा, अगर हम बात करें अनचुंबकीय पदार्थ की, तो इनको आप देख लीजिए, लिखेंगे एल्यूमिनियम और सोडियम, प्लेटिनियम, और बता सकते हो ऑक्सीजन। लेकिन कौन सा ऑक्सीजन? लिक्विड ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन बेटा? ये हल्का नीला कलर का दिखता है, लिक्विड ऑक्सीजन, पनडुब्बी वगैरह में यूज होता है। बात समझ में आ रही है? जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, O2। क्लियर। तो ये सब क्या रहेंगे? ऐसे बोलोगे इत्यादि, अनचुंबक। बात समझ में आई? अगर हम पूछे आपसे लौह चुंबकीय, तो अभी तो लिखे हो लौह चुंबकीय को, बिल्कुल सही। क्या बोल देंगे? कोबाल्ट। हाँ, कोबाल्ट को CO, ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाओगे। कोबाल्ट, फेरिक, हाँ आयरन हो गया, निकिल, और Fe3O4, ये आपको कहाँ मिला था? मैग्नीशिया में, है ना, मैग्नेटाइट है। क्या है बेटा? ये मैग्नेटाइट लिख सकते हो। चलो, बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हुआ? लौह चुंबकीय। आप मुझे इतना बताओ कि प्रतिचुंबकीय, अर्धचुंबकीय, लौह चुंबकीय में डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसी चीज़ जो कम समझ में आ रही हो? अच्छा, एक चीज़ और, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई एम की वैल्यू कम होती तो कितना कम होती, कहाँ से कहाँ तक होती, ऋणात्मक होती। बात समझ में आ रही? ऐसे इसमें, ऐसे इसमें। और म्यू आर का रिलेशन आप जानते ही हो, अभी आप प्रूफ किए हो। ये म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। काई एम की पता होगी तो असमीका सॉल्व करना आपको आता है, इसमें वैल्यू रख के म्यू आर के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही? ये दोनों चीज़ें हो गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कि अगर हम मान लो अनचुंबकीय पदार्थ है,
ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगर इसको हम, ये चुंबकित हो गया, इसको हम क्या करें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएं स्वतंत्रतापूर्वक घूमने के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत ठहरता है। बात समझ में आ रही है? ये चुंबकीय क्षेत्र में ही ठहरता है। ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है तो ध्रुवों के बीच रखते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे हैं, नली होती है यूं आकार की, उस पर नॉर्थ और साउथ लगाते हैं। ये सब इसके गुण हैं बहुत सारे, तो उसका मैं आपको टेबल ही भेज दे रहा हूँ अभी। क्लियर? वो सब आप पढ़ना देखना, आपका कहानी टाइप है, सब पढ़ते जाना, समझ में आएगा सब कुछ। तो अगर जो पॉइंट उसमें नहीं समझ में आया वो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। क्लियर? लेकिन पढ़ के आना, तभी तो कुछ पाओगे, तो उसको पढ़ के आना। मेन चीज़ें मैंने बता दी। तो आज की क्लास खत्म हो गई।